बिहार में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। पटना के गांधी मैदान में सभी तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं। सूत्रों ने एनडीटीवी से बताया कि कल मुख्यमंत्री के साथ करीब 20 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। आज जेडीयू की विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। उसके बाद एनडीए की बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री उनको यहां पर चुना जाएगा। उसके बाद शपथ ग्रहण पर आयोजित किया जाएगा जिसमें तमाम बड़े मेहमान शिरकत करेंगे। सरकार गठन पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि सीएम के साथ कल 20 मंत्री भी इस शपथ ग्रहण में शपथ ले सकते हैं और बीजेपी कोटे से इसमें 9 मंत्री बन सकते हैं। उधर जेडीयू कोटे से 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। एलजेपी से राजू तिवारी मंत्री बनाए जा सकते हैं और हम से संतोष सुमन मंत्री बन सकते हैं। उधर आरएलएम से स्नेहलता कुशवाहा मंत्री बनाई जा सकती है। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नितिन नवीन, रेणु देवी, मंगल पांडे, ये तमाम लोग हैं जिनके नाम यहाँ पर चर्चा में चल रहे हैं। प्रभाकर हमारे साथ हैं। प्रभाकर, अब देखिए तमाम चीजें तय होती भी यहाँ पर दिख रही हैं। मंत्री भी यहाँ पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार के साथ, ये बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। नाम भी जरा बताइए किन किन की चर्चा चल रही है। दोबारा मौका दिया जाएगा कई लोगों को या महिलाओं की हिस्सेदारी कैसी होगी कैबिनेट में? जी देखिए, बहुत सारे ऐसे मंत्री होंगे जिन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा, खासकर जो वरीय हैं नाम हैं और खासकर दोनों खेमों से, जेडीयू से भी और भाजपा से भी। मैं आपको एक बार मैं बताता हूं जो हमारे पास जानकारी है। उसके साथ साथ सम्राट चौधरी जो हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें रिपीट किया जा सकता है। विजय सिन्हा जो है वो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें भी रिपीट किया जा सकता है। हालांकि उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा इस पर अभी संशय बना हुआ है। नितिन नवीन हैं, रेणु देवी हैं, मंगल पांडे हैं, नीरज कुमार बबलू हैं, संजय सरोगी हैं, हरीश साहनी हैं और रजनीश कुमार हैं। ये संभावित नाम है बीजेपी के कोटे से। जहाँ तक अगर जेडीयू की बात करूँ तो विजय चौधरी जो कि काफ़ी सीनियर हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनका नाम है। श्रवण कुमार हैं जो कि नालंदा से आते हैं, अशोक चौधरी हैं, जमा खान हैं, रत्नेश सदा हैं, लेसी सिंह हैं, विजेंद्र यादव हैं, श्याम रजक हैं। श्याम रजक एक समय में लालू प्रसाद यादव के बहुत ही करीबी थे लेकिन अभी नीतीश कुमार के खेमे में हैं और फुलवारी शरीफ से विधायक बने हैं। साथ में सुनील कुमार हैं जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और अभी एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो हैं। दामोदर राउत हैं एलजेपी से, यानी कि चिराग पासवान से जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनकी बात हो रही है। राजू तिवारी की बात हो रही है, उन्हें बनाया जाएगा। हम से यानी कि जितेंद्र मांझी की पार्टी से उनके बेटे संतोष सुमन की बात हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से वो अपनी पत्नी का नाम आगे कर सकते हैं, स्नेहलता कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा और जितेंद्र मांझी के कोटे से एक एक मंत्री की बात हो रही है। तो जितेंद्र मांझी जो अपने बेटे को बनाने जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को बनाने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी हमारे पास है। बाकी 3 मंत्री जो है वो लोजपा के कोटे से होंगे, 14 जो है वो भाजपा जेडीयू के कोटे से होंगे और 16 जो है वो भाजपा के कोटे से होंगे। जिसमें से जो बाकी जो संभावित नाम है वो हम अपने दर्शकों को अभी बता रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो कल हो जाएगी। कल जो हमारी जानकारी है उसमें 20 के आसपास मंत्री जो है वो नीतीश कुमार के साथ शपथ लेंगे। जी प्रभाकर, गांधी मैदान में ये शपथ समारोह होने वाला है, तैयारियां वहां पर किस तरह से चल रही हैं? ये देखिए, ये मेगा शो होने वाला है। ये एक तरह से समझिए आपकी इसे रैली का रूप दे रही है भाजपा और जेडीयू जो है, और ये शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा एनडीए का। तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, जितने भी बड़े एनडीए के नेता हैं और जितने भी एनडीए शासित राज्य हैं, सब जगह के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो यहाँ मौजूद होंगे। उसके अलावा भी एनडीए के जितने भी बड़े नाम हैं पूरे देश भर के, वो यहाँ पे मौजूद होंगे। और साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को भी इनवाइट किया गया है, बॉलीवुड से, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से। तो वो ऐसे जो सितारे हैं वो भी आपको दिखेंगे। तो भाजपा की पूरी तैयारी है कि इसे एक मेगा शो बनाया जाए। लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों को बुलाया जा रहा है, इसके लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो गांधी मैदान में काफ़ी जगह है, वहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि इसे एक मेगा रिटर्न ऑफ नीतीश कुमार के रूप में पेश किया जाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रभाकर प्रदर्शन रहा है वो चाहेंगी भी ये पार्टियां कि उसको एक बड़े आयोजन के तौर पर यहाँ पर शपथ ग्रहण इस बार की हो। लेकिन बिहार की सियासत में जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। इस बार के चुनाव में भी इस तरह का विश्लेषण यहाँ पर हुआ कि किसके हक में कौन सी जो है वो जातियां यहाँ पर गई हैं। अब इस कैबिनेट में ये जो संतुलन है और ये समीकरण है, ये किस तरह के नजर आ रहे हैं, जरा वो भी आप बता दीजिए। देखिए, जातीय समीकरण की जहाँ तक बात है तो इसीलिए पहले जो कैबिनेट, अगर भाजपा की बात करें, जेडीयू की बात करें, तो वो जिन्हें भी मंत्री बनाते हैं तो वो साथ में एक बार बैठते हैं। वो इसलिए बैठते हैं कि वो देखते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि जो पूरे की पूरी कैबिनेट का जो स्वरूप है उसमें सभी जातियों को
और सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले। तो भाजपा अपनी सूची अलग तैयार करती है, जेडीयू अपनी सूची अलग तैयार करती है, लेकिन साथ में बैठ के उसे पब्लिक करने से पहले वो एक बार साथ बैठते हैं और दोनों सूचियों का मिलान होता है। उसका पर्पस केवल और केवल यही है कि जो सभी जातियां हैं, जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जातियां हैं, उन्हें इसमें सम्मिलित किया जा सके और रेपिटेशन ना हो। इसलिए वो लगातार वो मीटिंग जो है वो हो रही है। जितने भी संभावित नाम हैं उनके साथ में जो भाजपा और जदयू के जो सेकंड टियर के जो नेता हैं वो बैठ रहे हैं, बैठ के उन सूचियों का मिलान कर रहे हैं, ताकि सभी जो जाति हैं, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो उच्च जाति के लोग हों, सबको जो है एक प्रतिनिधित्व मिल सके। और क्षेत्रवार भी वो देखते हैं कि जो भी है, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो, समारोह में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी एनडीए शासित राज्य हैं, सब जगह के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ये दोनों आ रहे हैं। तो एक मेगा शो ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा है। प्रधानमंत्री तो यहाँ पर मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, गृह मंत्री भी रहेंगे, और भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं, एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं देश भर के, सभी यहाँ मौजूद रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, नई सरकार की तैयारियां बिल्कुल अंतिम दौर में हैं। विधायक दल की बैठक भी आज होनी है यहाँ पर, और उसके बाद एनडीए की बैठक हुई जिसमें जो औपचारिकताएं हैं उनको यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। तो इस पर नजर हमारी बनी हुई है। प्रभाकर हमारे साथ जुड़ते रहेंगे अपडेट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो केंद्र में है दिल्ली धमाके के बाद तमाम सवालों के, तमाम जांच के, यहाँ पर इसके जो संस्थापक है उसको गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल अब इस जांच में यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये गिरफ्तारी यहाँ पर इनकी की गई है। बता दें आपको, ईडी ने कल अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी और आज इसके फाउंडर को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही कल रात साकेत कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई थी और उनको रिमांड पे लिया गया है। दिल्ली धमाके के बाद टेरर फंडिंग को लेकर इस मामले में जांच की जा रही है। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान ईडी ने 48 लाख रुपए नकद, कई डिजिटल डिवाइस, अहम दस्तावेज जब्त किए। ईडी की जांच में ये भी पता चला कि कई बड़े पैमानों पर फंड की हेराफेरी हुई है और ट्रस्ट में आने वाला पैसा परिवार की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जवाद सिद्दीकी की साकेत कोर्ट में कल रात को पेशी हुई। जवाद को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। जवाद को 13 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। 1 दिसंबर तक जवाद ईडी की रिमांड पर रहेंगे। उनसे फाइनेंशियल एंगल, जो दिल्ली ब्लास्ट में फाइनेंस यूज हुआ उसको लेकर जो है जांच होगी, उससे कई सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ कौन कौन जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उसको लेकर जांच होगी। साथ में एक्रेडिटेशन को लेकर यूनिवर्सिटी की जांच होगी और बच्चों के साथ जो जिन्होंने ये सोच करके ये यूनिवर्सिटी जो है NAAC की एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है उनके साथ धोखाधड़ी हुई है उसको लेकर जो है जांच होगी। और साथ ही साथ ट्रस्टी से जुड़े सवाल भी इन 13 दिनों की रिमांड में फाउंडर जवाद से पूछे जाएंगे। देखिए, शेल कंपनियों की बात यहाँ पर आ रही है, फंड के ट्रांसफर की बात आ रही है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो यहाँ पर ईडी के तरफ से होंगे इनके सामने। अब ये 1 तारीख तक की, 1 दिसंबर तक की ईडी की रिमांड यहाँ पर मिली है जवाद को। अब सवाल ये है कि ये यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे हो गई, अपनी यहाँ पर कहां से मिली, और जमीन के अलीगढ़ होने का सवाल है। एक बहुत बड़ी खबर आपको बताएं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन अब तेज होता हुआ दिख रहा है। विश्वविद्यालय में चल सकता है बुलडोजर, प्रशासन यहाँ पर एक्शन ले सकता है। विश्वविद्यालय के जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ियां मिली हैं और अवैध भूमि पर बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है। ऐसे अब यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं जिसके बाद ये एक्शन की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। जांच के बाद यूनिवर्सिटी में अवैध निर्माण गिराने की योजना फिलहाल बताई जा रही है। तो साथ ही साथ यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलने की बात हो रही है क्योंकि अवैध भूमि पे बिल्डिंग पर जो है बिल्डिंग को बनाया गया है। तनुष्का हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। तनुष्का, सबसे पहले तो ईडी का जो एंगल यहाँ पर निकल कर आया है, किस तरह से पैसों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था, शेल कंपनियां और अपने परिवार में ट्रांसफर मनी, ये तमाम चीजें समझाइए, ये बड़े और महत्वपूर्ण सवाल। जी बिल्कुल, 9 शेल कंपनीज अल फलाह ट्रस्ट और अल फलाह ग्रुप के अंडर चल रही थी, इतने सालों से चल रही थी। हमें पता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है जावेद अहमद सिद्दीकी, उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर लिया है और 13 दिन की रिमांड में भी उनको भेज दिया है, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में। अब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये सामने आ रहा है कि इतने सालों में अल फलाह यूनिवर्सिटी और जो पूरा ग्रुप है उसने
फॉल्सली यानी कि बिना कोई बेसिस के काफ़ी प्रॉफिट्स बनाए हैं फॉल्स एक्रेडिटेशन पर, यानी कि हर यूनिवर्सिटी का जो एक सैंक्शनिंग होता है और एक सर्टिफिकेशन होता है वो ये फॉल्सली एडवर्टाइज कर रही थी कि ये नैक अप्रूव थी। पर ये केस नहीं था अल्फला यूनिवर्सिटी के केस में, जिसके कारण 450 करोड़ तक के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और प्रॉफिट्स दिखाए गए हैं, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों से हमें पता चल रहा है। और हमें ये भी पता है कि अंदर प्रेमिसेस में भी कई ऐसे सारे बिल्डिंग्स हैं, केटरिंग के भी कॉन्ट्रैक्ट्स है जो अल्फला ग्रुप के विद इन ही, यानी कि जावेद अहमद सिद्दीकी के वाइफ और बच्चों के नाम पर कर दिया गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट्स उनके नाम पर जारी किए गए थे। तो डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अनियमितताएं फंड में जहां पर दान यहां पर दिखाया जा रहा है उसको लेकर सवाल हैं। बहुत शुक्रिया आपका तनुष्का सब जानकारी के लिए, आप रहेंगे। फिलहाल आप देखिए जो बातें यूनिवर्सिटी को लेकर सामने आ रही हैं उसमें यह भी सामने आ रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के रजिस्टर की जांच यहां पर अब की जा रही है। एंट्री और एग्जिट गेट पर रखे हुए रजिस्टर को यहां पर देखा जा रहा है कि किसकी यहां पर मौजूदगी थी, कौन यहां पर दाखिल हुआ, कौन यहां से निकला, ये तमाम चीजें हैं जो अब चेक की जा रही हैं। स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच ने रजिस्टर की जांच की है। अंदर आने वाले और बाहर जाने वालों की खासकर जांच की जा रही है और संदिग्ध आतंकियों की एंट्री और एग्जिट यहां पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ी खबर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, जहां पर रजिस्टर की जांच की जा रही है। एंट्री और एग्जिट गेट पे जो रजिस्टर रखा गया है उसमें ये खंगालने की कोशिश की जाएगी जो आतंकी 4 पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनकी एंट्री और एग्जिट के टाइमिंग्स क्या रहे हैं, वो कब आते थे, कब जाते थे। और स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच इस रजिस्टर की जांच कर रहा है। तो दिल्ली स्पेशल सेल जो है अब इस केस से जुड़ा ही हुआ है। साथ ही अल-फलाह के फाउंडर जो है वो हिरासत में ले लिए गए हैं, 13 दिन की रिमांड पर है। और अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। रजिस्टर जो आने जाने वाले लोगों का है उसकी भी जांच की जा रही है।